नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि हमारे गांव जितने समृद्ध होंगे, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उनकी भूमिका उतनी ही बड़ी होगी। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लाखों गांवों में हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंच रहा है। आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। डिजिटल तकनीक की मदद से हमने देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों और अस्पतालों को भी गाँव से जोड़ा है और टेलीमेडिसिन की लाभ उठाया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि गांव के हर वर्ग को ध्यान में रखकर आर्थिक नीतियां बनाई जाए। तो हम में से जो लोग गांव से जुड़े हैं, गांव में पले बड़े हैं, वो जानते हैं कि भारत के गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव को जीना भी जानता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवेश में बीता और बाद में जब मैं घर से निकला तो भी अधिकांश समय देश के गांव देहात में ही गुजरा। और इसलिए मैंने गांव की समस्याओं को भी जिया है और गांव की संभावनाओं को भी जाना है। मैंने बचपन से देखा है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। मैंने देखा है गांव में लोगों की कितने इतनी विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन वो सामर्थ्य जीवन की मूलभूत लड़ाइयों में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती थी, कभी बाजार तक न होने के कारण फसल फेंकनी पड़ती थी। इन परेशानियों को मेरे मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं, उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया।
स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों वित्त वर्ष 2024 के दौरान ग्रामीण इलाकों में गरीबी में तेजी से कमी आई। एसबीआई रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी अनुपात पहली बार गिरकर 5% से नीचे 4.86% पर आ गया है, जो वित्त वर्ष 2023 में 7.2% था। इसकी तुलना में शहरी इलाकों में इस अवधि के दौरान गरीबी अनुपात 4.6% से गिरकर 4.09% पर आ गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण गरीबी अनुपात में गिरावट खपत में उच्च वृद्धि के कारण आई है। सरकार द्वारा संचालित बैंक की ओर से कराए गए अध्ययन के मुताबिक सुधरा भौतिक बुनियादी ढांचा ग्रामीण गतिशीलता की नई कहानी लिख रहा है। ग्रामीण और शहरी आमदनी में अंतर घटने की यह एक वजह है। साथ ही ग्रामीण आय वर्ग में भी इससे अंतर कम हो रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहरी ग्रामीण अंतर घटने की एक और डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का हस्तांतरण बढ़ना भी है। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर द्वारा निर्धारित दशक की महंगाई दर और इम्प्यूटेशन फैक्टर को गरीबी रेखा में समायोजित करते हुए एसबीआई रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण इलाकों के लिए नई गरीबी रेखा प्रति माह 1,632 रुपए और शहरी इलाकों के लिए 1,944 रुपए है। वही खबर मेरठ से है, जहां कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप में और फिरौती वसूली मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने फिरौती वसूली मामले में गैंग सरगना लवी पाल को गिरफ्तार कर लिया है। लवी ने मेरठ और बिजनौर पुलिस को 8 लाख के सोने के सिक्के बरामद किए, जिन्हें जहानाबाद में नहर किनारे दबाया गया था। वहीं लवी पाल पर मेरठ और बिजनौर में किडनैपिंग के मामले दर्ज है। कॉमेडियन सुनील पाल मामले में ये अपडेट सामने आया है। पुलिस को सफलता मिली है, लवी पाल को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड है लवी पाल, जिसे गिरफ्तार किया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आके आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हों, परेशान हों, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की ज़रूरत नहीं है। वो इंतज़ार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ़ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर आपके कोई एक दो प्रश्न है तो आप। तो कांग्रेस को करने दीजिए प्रोटेस्ट, चिंता ना करो आप। जनता को भरोसा है? बोलने दो उनको। वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है। पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है।
ये कांग्रेस की और बीजेपी वालों की। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। क्या देखते हैं बीजेपी क्या कहती है। अभी तक तो बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। जो है अभी वही चालू रहेगा। उसकी डिटेल चुनाव के बाद बता देंगे, लेकिन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके गलत बिल सारे माफ कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने अभी कॉन्फ्रेंस किया है पंजाब के शीर्ष नेता कांग्रेस के, उन्होंने बताया कि पंजाब में जिस कदर से वादा किया था आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 रुपये देने का, उन्होंने पूरा नहीं किया है। अब तो दिल्ली में 2100 एक तरफ से छूट है। इसके साथ अजय माकन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर बढ़ते आगे, मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा में कोहरे का कहर जारी है। बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। गोवर्धन रोड पर कार और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हुई है। घने कोहरे के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। कार और टेम्पो में सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। एक की दर्दनाक मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे थे कार सवार। दुर्घटना के बाद यात्रियों में कोहराम मचा है। ग्रामीणों ने यात्रियों को बाहर निकाला है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मथुरा में शीतलहर का कहर बरकरार है। 2 दिन घने कोहरे में लिपटा रहा शहर। आज भी घना कोहरा है, ऐसे में लगातार सतर्कता बरतने की अपील भी की जा रही है। परिवहन विभाग लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है, लेकिन उसी बीच मथुरा में कोहरे का कहर देखने को मिला। बाईपास में सड़क हादसा हो गया है। गोवर्धन रोड पर कार और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हुई है। घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। कार और टेम्पो में सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। अड़ीन गांव की घटना है। आज कोहरे की वजह से टेम्पो और 4 व्हीलर में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर हर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर डिवाइडर या कोई ब्रेकर या कोई गोल चक्कर हो, जिससे कि घटना की संभावना कम हो। यहाँ पर हर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। घटनाएं वैसे ही कोहरा ज्यादा है आज। ये ऑटो वाले होते हैं ना, ये बहुत तेजी में चलते हैं। ये लोकल वाले होते हैं, देखते तो नहीं सामने से कोई गाड़ी आ रही है। ये आगरा नंबर है, गाड़ी XUV 700 और टेम्पो वाले अड़ीन की तरफ जा रहा था। वो इधर गोवर्धन मतलब साइड से गोवर्धन की तरफ जा रही थी। तो हालांकि ये तो ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन ऑटो वाले ने जानबूझकर इसके आगे आया है और उसने ब्रेक भी दी और उसके सामने भी उसमें ठुक गया है। 3-4 लोग ज्यादा जख्मी हैं। टेम्पो वाले गाड़ी वाला गाड़ी को छोड़कर भाग गया है। पर उत्तर प्रदेश के रुदौली तहसील में ठंड का सितम जारी है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। अलाव की व्यवस्था न होने से दूर दराज से आए फरियादियों के हाथ कांपने लगे हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्यों बेखबर है SDM रुदौली? इसी को लेकर हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने लोगों से खास बातचीत की है। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त गलन से ठिठुर रहा है और उसी के तहत जो है अयोध्या में भी ठिठुरन जो है 5 से 6 के करीब का टेम्परेचर है और यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे लोग जो है अलाव जला करके जो है ठंड को दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे किस तरीके से अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की? प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ पर हम लोगों द्वारा निजी व्यवस्था की गई है और तहसील प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। मुख्यमंत्री का तो आदेश है कि अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। शासन के अनुरूप इस समय कोई काम नहीं हो रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों का यहाँ पे कहना है कि जो मुख्यमंत्री का आदेश है अलाव जलाने के, लेकिन वो हवाई होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ का जो लोग ये जलाए हुए हैं अलाव, ये अपने निजी से मंगा करके जला करके ठंड को दूर कर रहे हैं। वजह यह है कि लगातार जो है ठंड का कहर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। अयोध्या में भी ठंड का कहर काफी तेजी चल रहा है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, ठंड किस तरीके से पड़ रही है, अलाव क्या व्यवस्था? यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। महज वकील अपने पर्सनल पैसे से अलाव लकड़ियां मंगाते हैं और जलवाते हैं। कहीं कुर्सी पुरानी जो होती है टूटी उटी उसको जलवा देते हैं और आबादकारी लोग यहीं पर अलाव को तापते हैं। लापरवाही मानेंगे? हाँ, यस मानेंगे, जरूर मानेंगे हम। प्रशासन की लापरवाही। शासन तो अपना व्यवस्था किए हुए है। अब यहाँ का प्रशासन नहीं किए है, वहाँ का किए हो तो यहाँ पे जो रुधौली तहसील का प्रांगण है उसमें जो है अलाव की व्यवस्था नहीं, जबकि सरकार शासन द्वारा निर्देश भी है कि सभी जगह जो है प्रमुख चौराहों से लेकर के जो है हर जगह जो है अलाव की व्यवस्था की जाए, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, अलाव की क्या व्यवस्था है? अलाव कोई व्यवस्था नहीं है, अलाव की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कुर्सी छूट रहा है, हम लोग अपन वही ताप रहे हैं। यहाँ पे आपके बगल एसडीएम भी बैठते हैं। एसडीएम बैठे हैं, कहा गया उनसे कौन व्यवस्था नहीं हो तो कहाँ से हुए? लापरवाही मानेंगे? लापरवाही तो ही है। तो अन्य जगहों क्या हाल होगा जब ये तहसील प्रांगण है, एसडीएम भी मौजूद है, तहसीलदार भी मौजूद है, तो अन्य जगह क्या अलाव जलता होगा? ठंड में मरे हम लोग। कोई व्यवस्था हो जो यहाँ नहीं है, वहाँ कौन व्यवस्था हुई? क्या कहेंगे अलाव की व्यवस्था? सर, एक हफ्ता से काफी ठंडी हो रही है, काफी तेज ठंडी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा यहाँ पर नहीं है। हो रही होगी, अब ये देखने वाला होगा कि यहाँ पे अलाव की व्यवस्था कब होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पंजाब से आई महिलाओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। महिलाएं पंजाब चुनाव से पहले किए गए 1000 रुपए मासिक भत्ते के वादे को पूरा करने की मांग कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद अपना वादा नहीं निभाया। वे दिल्ली की जनता को भी आगाह कर रही है कि केजरीवाल के वादे पर भरोसा न करे। महिलाएं विभिन्न जिलों जैसे कि मोहाली, जालंधर, अमृतसर, संगरूर और पटियाला से आई है। तो आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादा नहीं निभाया है, ये आरोप पंजाब की महिलाओं का है। केजरीवाल के घर के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरदासपुर से पाकिस्तान के बॉर्डर से 7 किलोमीटर हम पाकिस्तान के बॉर्डर के पास से आए हैं। हम वहाँ पे बॉर्डर पे सभी लोग बहुत गरीब हैं, बहुत महिलाएं बहुत गरीब हैं, तो उनको 1,000 रुपया इन्होंने भगवंत मान मोदी केजरीवाल ने क्या कि 1,000 सारी महिलाओं ने दिता जाएगा जब साड़ी सरकार आवेगी। 3 साल हो गए इस सरकार ने झूठे लारे ला के सरकार बनाई। पंजाब के विच लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की हालत बहुत माड़ी है, नशे बहुत ज्यादा ने। वहीं बुंदेलखंड के महोबा में मौसम में हुए अचानक बदलाव के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। शनिवार को सुबह से घने कोहरे की सफेद चादर ने समूचे जिले को अपनी चपेट में ले रखा है। सड़कों पर घने कोहरे ओस के बीच जारी शीतलहर से जनजीवन त्रस्त है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राहगीर, वाहन चालक कड़ाके की ठंड से परेशान दिखाई दिए। आसमान से सड़क पर छाई घने कोहरे ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की स्पीड पर भी ब्रेक लगा दिया है। सड़क किनारे चलते हुए अलाव का सहारा लेकर लोग ठंड की ठिठुरन से बचते हुए नजर आ रहे हैं। चिकित्सकों और जिला प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के चलते काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इसका असर भी लगातार बना रहेगा और आग का सहारा अति आवश्यक है। समय के लिए निकले जितना आपका काम है और इस शीतलहर से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्कआउट आदमी उतना कर नहीं पाता। आज के टाइम का आलसी व्यक्ति है, इसलिए वर्कआउट बहुत कम कर पाते हैं। तो घर में कम से कम जो बचाव कर सके घर में रह करके करें। उतने समय के लिए बाहर निकले जब उनका कोई विशेष काम हो। कोहरा बहुत अपने एक हद को पार करने के बाहर है
अति से ज्यादा है, कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। जो वाहन चल रहे हैं उनकी लाइटें भी, सर्दी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए हमने आग का शायद आग जलाई, इसी से लोग जाते हुए और कोयला अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। मोजा, हत्ते और हल्ते और स्वेटर पहने हुए हैं। हम कोचिंग जा रहे हैं। वहीं आज NH 24 पर ट्रैफिक दरोगा प्रदीप कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह गाजियाबाद में ट्रैफिक में दरोगा थे, जिनकी ड्यूटी मुराद नगर में थी। जिस जगह हादसा हुआ वो दिल्ली की सीमा है। सड़क हादसा हुआ है जिसमें दरोगा की मौत हो गई है। दरोगा की मौत का पता चलते ही परिवार में मातम पसर गया है। हादसे की सूचना पर परिवार के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि पीली नंबर प्लेट की एक तेज रफ्तार गाड़ी ने दरोगा प्रदीप कुमार को टक्कर मार दी। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।